हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हमारा अभ्यास सेशन का एमपीजीके का 10th नंबर का सेशन है, जिसमें आज हम करने वाले हैं रिवर एंड सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। राइट, अगर हमारा टाइम कंप्लीट हो जाता है, बचेगा टाइम, तो हम लोग क्लाइमेट के बारे में भी यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, नमस्ते। कैसी रही सबकी होली? उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होली खेले होंगे और वापस फिर से जो ये है फेस्टिवल वाला सीजन ठीक है हो गया। अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे आप। ठीक है, और आज रिवर का रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे। कुछ 4 5 6 क्वेश्चन और हैं और उसके बाद सॉइल करेंगे। देन हम लोग टाइम बचेगा तो हमारा क्लाइमेट पे भी कुछ आज क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट का जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, अच्छा, आप होली नहीं खेलें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बढ़िया, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला आज का क्वेश्चन आपका है, पूछा गया है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित पीपल घाट, राजघाट, नागझीरी घाट और सत्यारा घाट, ये कुछ घाट के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि ये किस जिले में पड़ते हैं। तो पहली बात तो ये कि जनरली हम लोग जब घाट वगैरह की बात करते हैं तो अभी तक के पेपर में जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो नर्मदा नदी के घाट हो गए, शिप्रा नदी का घाट हो गया, जिसे मंडलेश्वर का घाट हो जाता है। शिप्रा पे जो आपके राम घाट वगैरह जो है उनकी बात कर दी जाती है। लेकिन अगर ताप्ती नदी का भी पूछा जाता है कि बताइए ताप्ती नदी के तट पर जो उसके बैंक पर जो आपको घाट मिलेंगे, जैसे कि आपका पीपल घाट हो जाएगा, राजघाट हो जाएगा, नागझीरी का घाट हो जाएगा, सत्यारा घाट, तो आप ये याद रखेंगे कि 4 घाट के जो नाम दिए हैं ये ताप्ती नदी के हैं। प्लस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से जिले में है, मतलब ये सभी एक ही जिले में आते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बुरहानपुर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ना ही इसका आंसर बैतूल है, ना ही इसका आंसर बड़वानी है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बुरहानपुर है। ठीक है, ये जो है बुरहानपुर में मिलेंगे आपको और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो है नागझीरी। ठीक है, ये जो नागझीरी का घाट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है यहाँ का इंपॉर्टेंट होने का कि इस घाट पर आपको लगभग लगभग आपको 12 शिव मंदिर मिलेंगे। ठीक है, कितने मंदिर मिलते हैं? 12 शिव मंदिर। ये कह लीजिए कि शिवलिंग मिलेंगे यहाँ पर। और इन सब का निर्माण जो है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इन सब का निर्माण एक देवी का नाम है जो शिव भगवान की अनन्य भक्ति रही, उनका नाम है देवी अहिल्याबाई। ठीक है, होलकर वंश की शासिका, मराठा की शासिका, बहुत फेमस। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। तो देवी अहिल्याबाई द्वारा ये इनका निर्माण करवाया गया। ये 12 शिव मंदिर जो है यहाँ पर नागझीरी के घाट पर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदरवाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है ये बात। तो ये नागझीरी के घाट के बारे में आप ये पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर टोटल 12 शिव मंदिर हैं और उन 12 शिव मंदिरों की नींव किसने रखी या किसने बनवाया? तो वो देवी अहिल्याबाई ने बनवाए थे। ठीक है, हाँ, वो गेस था, मैं समझ गया था, है ना। इस क्वेश्चन का मैं गेस समझ गया था आप लोगों का कि आपने सोचा होगा कि बैतूल से इस ओरिजिनेट होती है, इस वजह से इसका बैतूल आपने आंसर किया होगा। ठीक, बुरहानपुर करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में मेघनाथ, है ना, मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे है? ठीक, ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में एमपीपीएससी ने तो नहीं पूछा, लेकिन व्यापम की किसी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट अब ये बन रहा है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहली बात तो इसका करेक्ट आंसर मुझे जो मिला है वो सही है कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ जी की तपोस्थली मानी गई है। ठीक है, और वेरी गुड, ये चंदनखेड़ी विलेज जो आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई। अब इसका कुछ डेटा और सुनिएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो तपोस्थली है मेघनाथ जी की वो कहां पर है? तो आप कहेंगे कि ये आपको मिलने वाली है धार जिले में। ठीक है, ये तपोस्थली आपको कहां मिलेगी? धार जिले में मिलती है। किस प्लेस पर? तो आपने चंदनखेड़ी नाम बता दिया, वो भी बहुत बढ़िया है, धार जिले में चंदनखेड़ी। ठीक, अब नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से होकर आखिरी में कहां प्रवाहित होती है ना, आखिरी में कहां जाती है वो तो आपको पता है कि नदी जो है वो गुजरात में जाती है। तो धार से लगाकर, कहां से लगाकर? धार से लगाकर गुजरात में जो आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी है, गुजरात का स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है, मैं ऐसे ही लिख देता हूं डायरेक्ट, स्टेचू ऑफ यूनिटी तक यहां पर एक क्या करवाया गया, क्या किया जा रहा है कि एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें आप लोगों को क्रूज चलता हुआ दिखाई देगा, नदी में क्रूज चलता हुआ दिखाई देगा और 120 किलोमीटर की लेंथ में नदी के ऊपर आपका परिवहन किया जाएगा। 120 किलोमीटर की लेंथ का यहां पर वाटरवे बनाया जाएगा। 120 किलोमीटर
लॉन्ग वाटरवे। इसका मतलब समझते हैं, वाटरवे का मतलब कि यहां पर पानी के ऊपर जो है वो रास्ता बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस तपोस्थली या इस जगह से ही स्टार्ट होकर ये काम किया जाएगा। ठीक है, सारी बातें मैंने यहां पर लिख दी है, आप इसके बारे में इतने फैक्ट तो जरूर याद रखेंगे ही रखेंगे। कहां से कहां तक, तो धार जिले में चंदनखेड़ी से लगाकर गुजरात के जो आपका गुजरात के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक। ठीक, तो आपको ये ध्यान रहेगा, इसलिए क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। इसके बारे में, इस तपोस्थली के बारे में विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख अगर आप देखेंगे तो उल्लेख आपको जो मिलेगा वो मिलेगा विष्णु पुराण में। कहां मिलेगा? विष्णु पुराण। ठीक, चलिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पारसडोह जो बांध है, पारसडोह जो बांध है, ये कौन सी नदी की बात की जा रही है, किस नदी पर बना हुआ है, और आपको मुझे इसके जगह भी बताना है कि ये कहां पर है। कौन सी नदी है? क्या नर्मदा के ऊपर पारसडोह है, क्या तापी के ऊपर है, यानी ताप्ती के ऊपर है, शक्कर या वर्धा? आंसर बताएंगे। चलिए, कुछ आंसर आ रहा है मेरे पास, जैसे बी, है ना? क्या इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ऐसा आपने गेस किया है? तो यस, ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है पारसडोह। ठीक, ये जो बांध है ये ताप्ती के ऊपर सबसे बड़ा बांध है, याद रखें। ताप्ती का सबसे बड़ा बांध जो है ताप्ती में, ताप्ती पर बैतूल में, जिले का भी अगर नाम पूछा जाता है तो ये बैतूल जिले में मिलेगा, में सबसे बड़ा बांध। ठीक है, यहीं से नहर भी निकाली गई है एक, ताप्ती नदी से ही। तो याद रखें कि देखो, बांध बनेगा तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होंगे, और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होंगे तो वहां पर बहुत सारी जो है वो फंक्शंस किए जाएंगे, बहुत सारे पर्पस होंगे। तो कैनाल या इरिगेशन जो आप बोलते हैं वो तो बेसिक सी बात है। तो लगभग 17 किलोमीटर की यहाँ से नहर निकली है, उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मेनली जो दो पॉइंट है कि ये ताप्ती नदी के ऊपर है और इसका जगह जो है वो बैतूल जिले में मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, जो लिखा है पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है। और इस क्वेश्चन को पढ़ाते समय मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी कि आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर होगा। पगारा डैम मध्य प्रदेश के कौन से जिले में मिलता है? जी, मुरैना जिला। और कोई? डी, वेरी गुड, है ना? आपको बताया था कि मोर के बारे में याद रखें, मोर जो है वो पसारा फैलकर, इस टाइप से बोला था मैंने आपको। तो पगारा जो बांध है वो मुरैना जिले में मिलेगा। अच्छा, इसका एडिशनल फैक्ट क्या है वो मुझे बताइए, क्यों हम पगारा डैम पढ़ते हैं? पगारा डैम के बारे में आपको जब बताया गया तो बोला था कि पगारा डैम इंपॉर्टेंट है। आसन रिवर, वेरी गुड। पगारा डैम के ऊपर अगर आपकी रिवर की बात की जाए तो यहां पर आपको आसन नदी मिलेंगी, है ना? आसन नदी जो है उस पर ये डैम है, वेरी गुड। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आसन रिवर पर पगारा डैम, राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब हम लेंगे आज हमारे सॉइल के क्वेश्चंस। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो मृदा है, मिट्टी है, उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने। चलिए पहला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के पहले कुछ आप एक बार इस मैप को, है ना, पहले मैप इसलिए लिया गया कि आप इसको समझ लें, थोड़ा सा ध्यान रख लें ताकि आपके आंसर करने में बड़ा आसानी हो जाए। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का ये जो ब्लैक कलर और हल्का सा ग्रे कलर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये डार्क ब्लैक दिख रहा होगा, ये लाइट हल्का सा डार्क से थोड़ा सा लाइट शेड में आ रहा है ऊपर यहाँ पर, और ये जो आता है उसका भी लाइट शेड यानी कि हल्का सा ग्रेइश दिख रहा है। ये तीनों आपके जो जितने दिखाई दे रहे हैं ये सब ब्लैक सॉइल का क्षेत्र है। ब्लैक सॉइल जो है वो मध्य प्रदेश के अराउंड 47% एरिया पर जो है आपकी ब्लैक सॉइल आपको मिलती है ना? सबसे ज्यादा जो क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र जो है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। और काली मिट्टी के भी आपको 3 अलग अलग पार्ट मिलते हैं। जैसे आपको एक नॉर्मल ब्लैक सॉइल मिलती है जिसको आप साधारण काली मिट्टी बोलते हैं, एक डीप ब्लैक सॉइल मिलती है जिसको आप गहरी काली मिट्टी कहते हैं, और एक आप शेलो ब्लैक सॉइल जिसको आप छिछली काली मिट्टी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में 3
अलग अलग क्षेत्र हैं काली मिट्टी के। वहीं हम बात करते हैं कि इन तीनों काली मिट्टी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्षेत्र किस काली मिट्टी के अंतर्गत आता है, तो वो आता है साधारण काली मिट्टी के अंतर्गत। साधारण काली मिट्टी जो है वो लगभग मध्य प्रदेश के 37% एरिया पर आपको मिलती है। ठीक है, केवल आपकी साधारण काली मिट्टी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के 37% एरिया पर मिलती है। फिर हम बात कर रहे हैं कि और इसके अलावा तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जलोढ़ मिट्टी को आप कहते हैं एलुवियल सॉइल, या कभी कभार इसी को यहीं आप देखेंगे जलोढ़ भी लिखा है, यहीं आपकी कछारी भी लिखा है, मतलब इस सॉइल को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अभी जो कछारी मिट्टी है ये मध्य प्रदेश के, ब्लू कलर से आपको यहाँ दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में दिखेंगी, तो इन जनरल जब आप बात करते हैं तो आप कहेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के लिए आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता सकते हैं। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताएंगे तो ये हो जाएगा ईस्टर्न वाला क्षेत्र आपका, ये आपका ईस्टर्न वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये आपका वेस्ट वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, नॉर्थ वाले क्षेत्र में आपको ये काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी यानी कि एडुवियल सॉइल दिखेगी। इसी क्षेत्र को आप कहते हैं ये मध्य भारत का पठार है। सेंट्रल इंडिया प्लेटू जो है वो यहां पर आपको मिलता है, इसमें आपको मिल जाएगा एलुवियल। फिर हम बात करेंगे जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी जिसका नाम है लाल एवं पीली मिट्टी। क्या नाम है? लाल एवं पीली मिट्टी, यानी कि रेड एंड येलो सॉइल। अगर इसको आप देखेंगे क्षेत्र वाइज या दिशा के हिसाब से तो आपको ये मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में दिखाई देगा। ठीक, 33% नहीं है। 33% कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं आप? यस, डोरसा नाम है इसका, है ना। ठीक, चलिए उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर आपको जो बालाघाट वाला क्षेत्र है, या ये कहें कि ये पूर्व दक्षिण वाला क्षेत्र, दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र, ये साउथ हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा। इस साउथ ईस्ट में, अच्छा मुझे लगा कि आप पीछे वाले का आंसर कर रहे हैं एलुवियल सॉइल का। अब साउथ ईस्ट यानी कि ये साउथ और ये ईस्ट में आपको लेटेराइट सॉइल मिलेंगी, उसके ऊपर आपको लाल पीली यानी रेड येलो मिल रही है। जहां पर आपकी काली मिट्टी है और लाल पीली मिट्टी है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र हो गया ब्लैक सॉइल का, ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र हो गया। इन दोनों का जो मर्जर या इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मिक्स्ड सॉइल मिलेंगी। मिक्स्ड सॉइल जहां पर काली मिट्टी का भी थोड़ा क्षेत्र और थोड़ा लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र, तो इसको मिक्स्ड बोला जाता है। इतनी प्रकार की मिट्टियां जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। अब ये जो मिट्टियां हैं, अगर टोटल हम बात करें कितने प्रकार की है, तो देखेंगे एक आपकी काली मिट्टी हो जाएगी, एक आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, एक आपकी मिश्रित हो जाएगी, एक लाल पीली हो जाएगी और एक लेटेराइट हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश में ओवरऑल अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती, तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं। यस, करेक्ट। तो अब ये आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज हो चुका है। आपको परसेंटेज भी थोड़े थोड़े याद रखना है, जैसे कि सबसे बड़ा एरिया जो है वो काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उसका एरिया आप जरूर याद रखें। फिर जैसा कि अभी बताया गया कि रेड एंड येलो सॉइल जो है उसका भी कुछ एरिया याद रख सकते हैं। आपकी रेड एंड येलो सॉइल जो है वो मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, तो उसका भी एरिया याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत विस्तृत काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ब्लैक सॉइल जो है मालवा प्लेटू की, ये किससे बनी है? क्या ये बाढ़ या फ्लड के द्वारा बनी है? क्या ये अर्थक्वेक के द्वारा बनी है? क्या ये वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी उद्गार की वजह से हुआ है, या फिर ये ड्रॉट या सूखी की वजह से? बड़ा बेसिक सा आंसर है कि ए, बी और डी ऑप्शंस जो यहां दिए गए हैं उनसे सॉइल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, वो बहुत अलग टाइप की सॉइल होती है। जहां सूखा होता है ना, वहां पे ड्राई सॉइल मिलती है। उस ड्राई सॉइल जो होती है उसको एरिड भी बोला जाता है। एरिड, रेगिस्तान वाले जो क्षेत्र होते हैं, शुष्क मृदा, एरिड सॉइल यानी शुष्क मृदा, जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र होते हैं जहां पर ड्रॉट या सूखा पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए आप देखेंगे कि इनका ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। जब हम ए की बात करते हैं तो ए जो है वो बाढ़ वाली स्थिति पैदा होती है। जब तो बाढ़ जब आता है तो एलुवियल सॉइल बनती है। बाढ़ जब आती है तो नदी का बहाव जो है, पानी जो बहुत बड़े क्षेत्र में फ्लो होता है और नदी अपने साथ में जो सॉइल लेकर जाती है, सॉइल पार्टिकल जो लेकर जाती है,
जो जिसको हम हिंदी में गाद कहते हैं, सॉइल पार्टिकल, वो डिपॉजिट करती है बाढ़ के समय, तो फिर वहां पर कौन सी बनती है, एलुवियल सॉइल बनती है। तो इस हिसाब से ए भी रॉन्ग हो जाएगा। भूकंप द्वारा इन जनरल अगर आप देखेंगे तो भूकंप द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक। और हमारा जो है यस, भारत में आपको एरिड सॉइल देखने को मिलती है, जो आपके राजस्थान के क्षेत्र में मिलेंगी, ठीक है, एरिड सॉइल बिल्कुल। तो अब हम यहां से करेक्ट आंसर बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो विस्तृत मिट्टी है हमारे यहाँ, काली मिट्टी, उसका निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? ईस्टर्न मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कौन सी मिट्टी मिलती है? चलिए बताइए। ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, यस, अभी हमने बात की कि ईस्टर्न मध्य प्रदेश में जो है वो लाल पीली मिट्टी मिलेंगी आपको। लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र मध्य प्रदेश में किधर है? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आपको लाल पीली मिट्टी दिखाई देती है। सभी को ये बात पता है, हम इस पे ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे क्योंकि सॉइल वाले क्वेश्चंस में और डिस्कशन आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? अब यहां जो है ना, यहां क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें जो आंसर करना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, ना कि जो हमने समझा है। रीजन, जब हम समझते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे सॉइल वाले पार्ट में जब हमने स्टार्ट किया तो जो हमारा मैप था, ये मैप क्या बोलता है कि बालाघाट वाला जो क्षेत्र है ये आपका लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। किसका है? लेटेराइट मिट्टी का। तो क्या यहाँ लाल पीली मिट्टी है? नहीं सर, यहाँ तो लेटेराइट बताई थी आपने। अब मुझे बताइए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बोला जा रहा है कि चावल के लिए, किसके लिए? धान की खेती यानी कि चावल की खेती। अब चावल की खेती सबसे अच्छी किधर होगी? जहां रेनफॉल ज्यादा होगा। रेनफॉल कहां ज्यादा होता है? पूर्वी मध्य प्रदेश यानी कि ईस्टर्न मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है। अब वहां अगर ज्यादा होता है तो उसमें से पहले तो जिले सिलेक्ट करो। क्या वहां पर खरगोन आता? नहीं आता सर। क्या वहां पर धार आता? नहीं आता। क्या वहां ग्वालियर आता? नहीं आता। तो फिर कौन आता? बालाघाट आता। क्या बालाघाट मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला भी है? यस। क्या बालाघाट में चावल की खेती के लिए हमने कुछ पढ़ा भी है? यस। मध्य प्रदेश में अगर चावल सबसे ज्यादा कहीं प्रोड्यूस होते हैं तो वो जिला कौन सा है? तो वो बालाघाट है। तो बस बात इतनी सी बात है कि आपको यहां ध्यान रखना है कि धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा, यहां जो ऑप्शन लिखे गए हैं उससे भी ध्यान रखें। कभी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैं आपको अगर कहीं ब्लैंक पेज होगा तो बताता हूं, मैं 10 नंबर पे हूं, है ना। ब्लैंक पेज अगर लिया होगा तो मैं बताता हूं, देखो आपको। हाँ सी, देखो ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि आपको यहां पर बोल दिया जाएगा क्षेत्र। आपको यहां पर क्या बोल दिया जाएगा? क्षेत्र। और यहां पर बोल दिया जाएगा मिट्टी, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया जाए, यहां पर लिख दिया जाए सॉइल, या यहां पर क्षेत्र की जगह आपको लिख दिया जाए क्रॉप, है ना। यहां पर क्या लिख दिया जाए? क्रॉप यानी कि फसल। अब जब हम बात करते हैं फसल की, तो जैसे पहले नंबर पे आप याद रखें, जैसे कि हम लोग धान की ही बात कर रहे हैं, बेसिक जो हमारा भी क्वेश्चन था, तो धान का आंसर क्या होगा? दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है मान लीजिए कपास के लिए, तो कपास का आंसर आप क्या बताएंगे कि कहां होने वाला है? तीसरा आपसे और पूछ लिया जाता है जैसे कि मोटा अनाज, है ना। आपसे क्या बोल दिया जाता है? कोर्सर ग्रेन जिसको आप कहते हैं, जिसमें आप ज्वार, बाजरा, बार्ले वगैरह, मक्का का नाम लेते हैं, मस्टर्ड का नाम लेते हैं इवन, है ना, मोटा अनाज। फिर आप बोल सकते हैं कि सरसों, ठीक है, सरसों की खेती के लिए। तो आपको किस तरीके से आंसर करना है? फिर आपको मिट्टी की जब बात आती है तो आपको यहां पर इस तरीके से आंसर बताना होगा कि धान की खेती के लिए, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? धान की खेती के लिए सर ऐसी मिट्टी उपयुक्त होगी कि लाल पीली, वहां पर हम नाम बताएंगे लाल पीली का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, तो यहां लिख लेते हैं रेड एंड येलो। फिर काली मिट्टी वाला क्षेत्र जो होता है वहां पर कपास की पैदावार बहुत होती है। कपास के साथ में एक चीज और याद रख सकते हैं आप, सोयाबीन। कपास के साथ में यहां पर ऑब्लिक करके आप सोयाबीन भी याद रख सकते हैं। सोयाबीन भी जो है वो काली मिट्टी में बहुत अच्छे पैदावार होती है, ठीक है। तो यहां पर आप बोल देंगे सर ब्लैक सॉइल जो होगा वो आपका कौन से एरिया में मिलेगा, वो आप एरिया भी डिसाइड कर लें। ये आपका हो जाएगा पूर्वी मध्य प्रदेश में रेड एंड येलो। ब्लैक सॉइल का आपका मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश। वहीं पर हम बोले मोटा अनाज, तो मोटा अनाज के लिए आपकी जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल के साथ साथ आपकी एलुवियल सॉइल भी काम आती है। एलुवियल प्लस ब्लैक हम यहां लिखेंगे इस वाले क्षेत्र में, यानी कि आपके मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, है ना, जो राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, वहां पर आपको मोटा अनाज मिलता है, कोर्सर भी मिलता है, तो हो जाएगा। सरसों भी आपके उसी क्षेत्र में मिलती है। आप ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि इसी टाइप की सॉइल जो होगी जहां सरसों मिलेगी।
तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। पर आप देखें कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो जब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे हम लोग कुछ इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि इट मे बी, ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अगर पूछ भी लिया जाएगा तो ये नया टाइप का क्वेश्चन होगा, अगले साल पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आप वहां पर कॉमन सेंस से इसका आंसर लगा कर आए। ठीक है, ये बात इजी था ना। ऐसे आप जब पूरा पढ़ चुके होंगे ना कंटेंट, तो ऑटोमेटिक आपसे धीरे धीरे बनने लग जाता है। चलिए अब फिर से आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हम कहां थे? हम लोग थे कि धान की खेती वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, धान की फसल सबसे ज्यादा, तो उसका आंसर आपने बालाघाट बता दिया, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये भी जब आप पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ते हैं, ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर भी कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है। क्या पूछा गया है? वाई इज द ब्लैक सॉइल ब्लैक इन कलर? काली मिट्टी जो है उसका काला रंग क्यों है? काले कलर की क्यों होती है काली मिट्टी? क्या यहां पर काली मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है? क्या उसमें फास्फोरस की उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है? क्या उसमें एल्यूमिनियम और चूना होता है? नहीं सर, ना नाइट्रोजन ज्यादा होता है, ना फास्फोरस ज्यादा होता है, ना एल्यूमिनियम चूने की बात है। यहां पर जो ज्यादा है वो आयरन है। और आयरन की जब बात करते हैं तो यहां पर आयरन एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए मुझे इसको आयरन और लाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा। आयरन और लाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात। अब एक और क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो आपको ये खुद से प्रिपेयर करना है। मैं बस क्वेश्चन बोल देता हूं आप लोगों को कि मध्य प्रदेश में जो विभिन्न प्रकार की आपने मिट्टियां देखी, उसमें लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और एलुवियल सॉइल, इन तीनों के पीएच वैल्यू को भी आप याद रखें, है ना। इनके पीएच, यस, मैं काली मिट्टी के सारे नाम आपको बता दूंगा। आपको यहां पर इनके सबके पीएच वैल्यू याद रखना है। पीएच वैल्यू याद रखने से मिट्टी की प्रकृति पता चलती है कि ये मिट्टी किस नेचर की है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। काली मिट्टी के बाद अब नेक्स्ट आपका पूछा गया क्वेश्चन क्या है, पहले आप बता दीजिए, लास्ट में हम लोग सारी मिट्टी के और भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो डिस्कस कर लेंगे। अभी क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। जैसे लिखा है, मध्य प्रदेश की नदियों में किस प्रकार का कटाव मिट्टी की ऊपरी परत हटाकर गहरे नालों का निर्माण करता है? Which type of erosion in river of Madhya Pradesh removes the top layer of the soil and creates deep gullies? जो गहरी नली बनाता है, नाली बनाता है, तो क्या होता है उससे? लिखा है क्या गलीज है वो, क्या वो शीट इरोजन है, क्या वो नाली कटाव है, क्या वो स्तरीकरण कटाव है? बताइए। आदित्य ने क्या आंसर किया? आप मुझे एबीसीडी में करें जरा, स्पेलिंग मुझे दूर से, एक्चुअली क्या है, स्क्रीन मुझसे थोड़ी ज्यादा दूर है। अगर आप बी कह रहे हैं तो SHEET आएगा। नो इंटरनेट क्यों आ रहा है यार? सभी को प्रॉब्लम आ रही है क्या इंटरनेट की? अभी मैं क्लास स्टार्ट करने वाला था, ऑल क्लियर, हाँ, अभी क्लास स्टार्ट करने वाला था तब भी एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इसी मेरी क्लास 15 मिनट लेट हो गई। मैं 15 मिनट से परेशान हो रहा था कि क्या हो रहा है वो। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। आप लोग शीट इरोजन क्यों कह रहे हैं? आप ऊपर देखो ना, आप जब क्वेश्चन देखते हैं तो यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है डीप गलीज, है ना। यहां लिखा है कि हटाकर गहरे नालों का निर्माण करता। अब गहरे नाले, क्या हम लोग लेयर बाय लेयर या शीट बाय शीट रिमूव करके गहरे नाले बना सकते हैं? आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछे कि क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। याद रखना, मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो किस प्रकार के कटाव करती है? तो वो करती है नाली कटाव, है ना। अब यहां पर ए और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपका, क्योंकि ये ऑप्शन ना, ये ज्यादा बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। पहली बात तो ये जो है हमारे, मैं बता देता हूं, हमारे यहाँ जो क्वेश्चन बनता है उसमें गली इरोजन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? गली इरोजन। इसका एग्जैक्ट आंसर आप देखेंगे तो जहां आपको गली इरोजन दिखेगा ना, वहीं आपको टिक करना है। ठीक है, इसमें आपको गलीज यहां दिख रहा है और कटाव नीचे दिख रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, आप लोगों ने लेयर रिमूव करने का सोच लिया कि लेयर रिमूव करना है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि एक्चुअल में जो सॉइल होती है, या जिसको आप मिट्टी कहते हैं, या जिसको आप मृदा भी कहते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं, तो ये एक्चुअल में होती ही क्या है? तो इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, है ना। हम जब इसकी डेफिनेशन बोलते हैं ना, तो ये स्टार्टिंग ही इससे करते हैं, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। आप सिविल वाले अगर स्टूडेंट होंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होगी कि ये पृथ्वी की सतह की सबसे ऊंची ऊपरी परत जो होती है उसे
सॉइल कहा जाता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो वही ना कि मिट्टी की ऊपरी परत को काट कर हटा रहे, तो गली इरोजन इज दी करेक्ट होगा। यस, गली इरोजन जहां मिलेगा उसको करेक्ट करेंगे आप, ये रिल नहीं, ये नाली कटाव यानी गली इरोजन होता है। ठीक है, इसका आंसर सी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, आसान है, बताइए मुझे इसमें से क्या आंसर करेक्ट होगा। कछारी मिट्टी का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बताइए। फ्लड, और कोई? यस, इसका करेक्ट आंसर हमने अभी बात की कि फ्लड या बाढ़ जो है वो जब बहुत सारा पानी एक साथ जब लेकर जाती है तो वो क्या करती है, अपने आसपास के क्षेत्रों में सॉइल डिपोजिशन करती है, और उसकी वजह से इसका आंसर फ्लड हो जाएगा, ना कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से कछारी मिट्टी नहीं बनती है, ज्वालामुखी से आग्नेय चट्टानें निकलती हैं जिससे बेसाल्ट रॉक कहते हैं, और बेसाल्ट रॉक से ब्लैक सॉइल बनती है। सी आंसर आएगा रवि। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बाढ़ द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर का आंसर बताइए। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए मुझे, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। क्या नाइट्रोजन की वजह से, क्या फास्फोरस की वजह से? तो आप इस क्वेश्चन को देखकर ए और डी तो ऐसे ही कट कर सकते हैं जब आपको बोला कि इंडिया में पाए जाने वाली मैक्सिमम सॉइल में एनपीके की कमी होती है। ना नाइट्रोजन कोई कलर क्रिएट करेगा ना फास्फोरस। अब बताइए, आदित्य कंफ्यूज है। आयरन जहां वर्ड आता है, नॉर्मली मैं बता रहा हूं क्वेश्चन के नेचर को, जहां आयरन वर्ड आता है तो आयरन वर्ड ब्लैक सॉइल से रिलेट करेगा थोड़ा सा आपका, है ना? कौन सा? ब्लैक सॉइल का। ब्लैक सॉइल जहां आएगी तो वहां पर आप आयरन को थोड़ा याद रखें, और वहीं पर जब आप बात करते हैं रेड येलो की तो यहां पर आपको फेरिक याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? फेरिक। ये वर्ड जहां आता है तो फिर आप थोड़ा सा रेड एंड येलो सॉइल पे जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, आप अपने नोट्स देखिएगा, उसमें आपको लिखा होगा फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, किसकी वजह से इसका कलर होता है येलो? तो फेरिक, फेरिक ऑक्साइड की वजह से। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार किस जिले में है? अब बड़ा आसान सा आया क्वेश्चन आपके लिए। हमने जो कि एक मैप में देख ही लिया है कि लेटेराइट सॉइल जो है वो कहां मिलती है मध्य प्रदेश में, किस जिले में पाई जाती है, तो उसके बेसिस पे आप इसका आंसर मुझे करके बताइए। देखो इसको भी एलिमिनेशन से जाओ। अब जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बालाघाट, लेकिन क्या हमारे जिले सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं? नहीं, क्योंकि अगर सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बना देते तो 5 जिले बनते। हमने जो जिले बनाए हैं उनमें इनमें से आपको आना चाहिए कि किसको एलिमिनेट करें। सर लेटेराइट पूछी है, ये उज्जैन जो हुआ ये आपके ब्लैक सॉइल वाला क्षेत्र हो जाएगा। मंडला जो है ये रेड येलो या मिश्रित वाले में चले जाता है। शोपुर जो है वो आपका नॉर्थ मध्य प्रदेश में आता है। ये तीनों आंसर इसके करेक्ट नहीं होंगे। और बालाघाट के पास में जो नया, मतलब बालाघाट के पास में जो एक जिला पड़ता है उसका नाम छिंदवाड़ा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है छिंदवाड़ा हो जाए। चलिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आंसर बताइए। मिश्रित मृदा जो है, जो आपकी मिक्स्ड सॉइल है, वो किस क्षेत्र में मिलती है? क्या मालवा के क्षेत्र में मिलती है, क्या बुंदेलखंड के क्षेत्र में मिलती है, क्या निमाड़ में मिलती है, क्या सतपुड़ा में मिलती है? बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। यस, करेक्ट आंसर है बुंदेलखंड में, है ना? बुंदेलखंड का जो पठार है जहां पर आपको रीवा पन्ना वाला क्षेत्र मिलता है, जो आपको टीकमगढ़, रीवा, पन्ना, निवाड़ी वगैरह जो क्षेत्र मिलते हैं बुंदेलखंड वाले, वहां पर इवन बुंदेलखंड रीवा पन्ना वाला क्षेत्र तो बुंदेल और बघेल का मर्जर हो जाता, बट फिर भी अगर टीकमगढ़ से देखें, टीकमगढ़, निवाड़ी आपका, और आप रीवा सतना वाला देखेंगे तो बुंदेलखंड जो है उस वाले क्षेत्र में आपको हमने देखा भी था कि आपकी मिश्रित मृदा यानी कि मिक्स्ड सॉइल मिलती है इसमें। मालवा, निमाड़ और सतपुड़ा, अगर इन तीनों की बात करें हम, ये तीनों की तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको किस टाइप की मिट्टी मिलेंगी? तो यहां पर आपको ब्लैक सॉइल ही मिलने वाली है। इस तीनों में आपको क्या मिलेगा? तो आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि यानी कि बेडलैंड, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसका परिणाम है? बेडलैंड या इरोडेड सॉइल इन मध्य प्रदेश इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस? अब मैंने कहा था ना आपको,
कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, बताइए। इसको आप एलिमिनेशन से भी लगा सकते हैं, आप इसको आंसर को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप लोगों ने पिक किया है गली इरोजन, विच इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में बेडलैंड जो है, जिसको आप बीहड़ भी कह रहे हैं, जो आपके नॉर्थ मध्य प्रदेश में मिलते हैं, वो अवनालिका अपर्दन के उदाहरण है। अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग से कुछ नहीं होता है। पवन अपर्दन जो है या इरोजन जो है अपर्दन, वो आपकी वायु की वजह से, तेज हवाएं जहां चलती हैं वहां सॉइल की अपर लेयर जो होती है, जो हमारी सॉइल की सबसे ऊपर, जिसमें न्यूट्रिशियंस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ह्यूमस पाया जाता है, वो उड़ जाती है, एयर के साथ में, विंड के साथ में चली जाती। तो इस टाइप की यहाँ पर कोई आंसर नहीं आएगा। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई अपर्दन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो विंड स्पीड है वो कम है, एवरेज के नीचे है। वहां पे सॉइल इरोजन में ऐसे वाले इरोजन नहीं आएंगे, ठीक है। आपको गली इरोजन याद रखना है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। मध्य प्रदेश में से किस मिट्टी की प्रकृति जो है वो उदासीन होती है, बताइए। क्या वो एलुवियल सॉइल है, क्या वो ब्लैक सॉइल है, क्या वो कछारी एलुवियल है, या दोमट है? सभी आंसर्स जो आ रहे हैं मेरे पास, वो आ रहे हैं आपके जलोढ़ मिट्टी के। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, वो क्या है वो समझना। देखो, मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है तो मुझे मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर आंसर करना है तो जलोढ़ ठीक है। अदरवाइज ये दोमट मिट्टी जो होती है, ये भी काइंड ऑफ आपकी जलोढ़ मृदा ही होती है, ठीक है। कछारी मिट्टी जो होती है वो भी आपकी जलोढ़ मृदा ही होती है, लगभग लगभग एलुवेल, यहाँ कछारी या एलुवेल लिखा भी है, यहाँ पे लोमी ये भी इसी में आता है। तो आप ध्यान रखें कि अगर स्पेसिफिक आपको एलुवेल सॉइल मिल जाता है तो आप आंसर इसका ए लगा देंगे, क्योंकि इसी की जो वैल्यू है, पीएच की वैल्यू, वो 7 के पास होती है ना। हालांकि इस प्रश्न में आप देखेंगे तो सी ऑप्शन में आपको कछारी मिट्टी मिलेगी, लेकिन कछारी मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती है जितनी जलोढ़ होती है, और जलोढ़ के उपजाऊपन का कारण इसके पीएच वैल्यू का 7 के पास होना बताया जाता है, ठीक है। जिस जिस मृदा का पीएच जो है 7 के नियर अबाउट होता है या उदासीन मिट्टी होती है, वो उतनी ज्यादा फर्टाइल होती है। तो ये जलोढ़ मृदा जो है वो मध्य प्रदेश की मोस्ट फर्टाइल सॉइल है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। यदि मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा? अब ये अच्छा है। अगर मुझे एसिडिक, मेरे लिए अगर एसिडिक सॉइल है, ठीक है, आपको बताया होगा ये कि फैक्ट्स में लिखवाया होंगे कि अगर एसिडिक सॉइल होती है जिसको हम कहते हैं अम्लीय, तो इसकी अम्लीयता कम करना पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अभी अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है कि हमारे यहाँ जो मिट्टी होती है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 के आसपास है, किसके आसपास है? 7 के आसपास, तब तो वो मिट्टी उपजाऊ अच्छी होती है। लेकिन अगर 7 से कम ज्यादा होती है तो वो मिट्टी को हमें, या तो वो अम्लीय की कैटेगरी में जाएगी या क्षारीय की। अब पीएच वैल्यू अगर इसकी लेस देन 7 है, कितनी है? पीएच वैल्यू अगर इसकी लेस देन 7 है तो ये सॉइल कहलाएगी आपकी एसिडिक। और इसका जो ट्रीटमेंट है ना, आप याद रखें, इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो किया जाता है कैसे? तो वो किया जाता है बाय बाय एडिंग लाइम। क्या मिलाना पड़ता है हमें? चूना मिलाना पड़ता है, सो दैट कि उसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 के आसपास पहुंच जाए, ठीक है। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, वही लाइन, बुझा हुआ चूना, ठीक है, इसी का फैक्ट। अब अच्छा, क्षारीय वाला भी पहले देख लीजिए। अब उल्टा हो जाएगा, अगर कोई मिट्टी क्या है, इसका भी आंसर कर देना कि अगर कोई मिट्टी जो है वो बेसिक नेचर की है, उसका नेचर जो है वो क्षारीय प्रकृति का है, तो मुझे बताइए इस केस में उस मिट्टी का जो है क्या उपयोग किया जाए? बी, बिल्कुल जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग, ठीक है। चलिए, ट्रीटमेंट के लिए नोट में देख लीजिएगा, अगर एसिडिक नेचर है, पीएच वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी? एसिडिक नेचर की 7 से कम हो जाएगी, हमको लाइन मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? लाइन। अगर मिट्टी बेसिक नेचर की है, यानी कि मिट्टी का जो प्रकृति है वो कैसी है? क्षारीय प्रकृति है, तो फिर उसमें हमें पाइराइट या जिप्सम मिलाना पड़ता है। पाइराइट या जिप्सम मिलाएंगे, जिसकी वजह से उसका क्षारीयपन जो है वो वापस न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, IISS आपको पढ़ाया गया है। ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा, IISS मध्य प्रदेश के किस प्लेस पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, करेक्ट आंसर है भोपाल में। ठीक है, ये कहाँ है? भोपाल में है। और इसका एक फैक्ट आप देख लें कि मध्य प्रदेश में भोपाल में तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, इसका आपको ईयर भी याद रख लेना है। ठीक है, ईयर है आपका 1988। ये कब स्टेब्लिश हुआ है? तो 1988 में हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि मध्य प्रदेश में एक लैंड सर्वे हुआ है। वो लैंड सर्वे एक्ट जो, मतलब जो लैंड सर्वे जो होता है, उसका लैंड सर्वे एक्ट कब आया? तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि जब हम आजाद हुए थे उसी समय मध्य प्रदेश में ये लैंड सर्वे एक्ट आ गया था, 1947 का एक्ट। ठीक, ये बेसिक सी बात है, एक एडिशनल फैक्ट है, आप याद रखें इसको। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये चलका एंड डोरसा किस मिट्टी के अन्य नाम हैं? चलका एंड डोरसा किस मिट्टी के अन्य नाम हैं? अभी डोरसा का नाम आप लोगों ने मुझे बता भी दिया था, खैर, है ना? अरे नहीं 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 आदित्य, बिल्कुल नहीं। लाल पीली मिट्टी का नाम है। डोरसा किस मिट्टी को कहा जाता है? चलका एंड डोरसा लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर याद रखें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाल पीली मिट्टी होगा। बट यहां एक याद रखें, इफ रेड एंड येलो सॉइल is not given in answer options, then select या choose। ये जो जलोढ़ मिट्टी लिखा है ना, इसका भी नाम याद रखें आप चलका डोरसा के लिए। ठीक है, अगर बाई चांस किसी दिन पेपर में क्वेश्चन आया और ये नहीं मिला, वैसे इसका आंसर क्या करेक्ट है? लाल पीली मिट्टी ही करेक्ट है, बट फिर भी अगर नहीं मिलता है तो फिर इसका आंसर जलोढ़ मिट्टी सिलेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है, काली मिट्टी की आपसे विशेषता पूछी जा रही है कि काली मिट्टी जो है, ब्लैक सॉइल जो है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? काली मिट्टी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बताइए जरा, पढ़िए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। अधिक जल धारण क्षमता, क्या इसकी हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है? यस, इट इज करेक्ट। क्या ये फूलना, चिपचिपी और सिकुड़ना, क्या ये पानी पिलाने पर ये एक्सपांड करती है, फूलती है? यस। क्या ये चिपचिपी होती है, जब इसमें नमी लग जाती है तो ये इसमें स्टिकीनेस बहुत ज्यादा हो जाती है? यस। और क्या सिकुड़न मतलब ये श्रिंक हो जाती है? यस, ये भी सही है। और पानी की कमी से दरारें पड़ना, यस, क्रैक डेवलप हो जाए ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और इस हिसाब से आप लोगों ने मुझे करेक्ट आंसर किया है कि ये उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ दी अबव में चले जाएगा। इसमें सारी विशेषता काली मिट्टी की यहां पर बताई गई है। नेक्स्ट बताइए, विकल्प 1 2 3 लिखे थे क्या? मैं भी यहां मेंशन करता हूं क्योंकि हमें यहां पर विकल्प दिए ही नहीं गए हैं। ठीक, मैं 1 2 3 लिख देता हूं, 1 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए, अम्लीय मृदा, अरे यार, अम्लीय मृदा मतलब एसिडिक जो है उसकी पीएच वैल्यू पूछी जा रही है। आप सब बता पाएंगे कि करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 7 से कम। ठीक है, चलिए बेसिक क्वेश्चन था। अगला बताइए, ये फिर से आ गया, एसिड है तो क्या करेंगे? लाइम मिलाएंगे, ये हमने अभी कर लिया, इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने किया ना इस क्वेश्चन का आंसर की, अगर कोई मिट्टी अगर एसिडिक नेचर की है तो उसमें लाइम मिला देना। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल, भूरा या सफेद, ठीक है, किस कारण से होता है? किस तत्व के कारण से होता है, बताइए। किसी मिट्टी के अंदर अगर हम बात करें कि लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी जो है, फेरिक ऑक्साइड नहीं, लेटेराइट मिट्टी का लाल, भूरा या सफेद, ये पूछा गया है। अब इसका आंसर आपको मुझे बताना है कि किस वजह से होता है ये लाल, भूरा या सफेद। ये एक आप शायद फैक्ट में ऐड नहीं कर पाए होंगे या नहीं लिखवाया गया होगा, याद रखना, केओलिन एक एलिमेंट है ना, एक तत्व है जिसकी वजह से जब आप ये मिलाते हैं, एक एलिमेंट मिलाते हैं, मतलब उसके अंदर पाया जाता है,
उसकी वजह से इसका कलर लाल, भूरा या सफेद। ध्यान रखें, देखो केवल लाल नहीं लिखा है, लाल पीला नहीं लिखा है, और यहाँ पे भूरा और सफेद वर्ड यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा केओलिन। ना टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट होगा, ना चूना होगा, ना फेरिक ऑक्साइड होगा। केओलिन एक एग्जैक्ट वो केमिकल या एक एलिमेंट बोले, केमिकल तो नहीं बोलेंगे, जो उस मिट्टी में पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी में, जो कि किसके फॉर्मेशन में काम आती है, तो हम इससे ईंट बनाते हैं, है ना। इससे क्या बनाई जाती है, तो ईंट बनाई जाती है। बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती मध्य प्रदेश में के क्षेत्र में, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये मिलती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। किस मृदा का उपयोग मिट्टी के बर्तन या ईंट बनाने की प्रक्रिया, अब ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, इसका आंसर आप मुझे बता ही देंगे। लेटेराइट मिट्टी। मैंने आपको पढ़ाते समय शायद ये बोला था कि इस मिट्टी में ही ईंट लिखा हुआ है, ईट, लेटेराइट, ईटो ईटो, ये देखिए, है ना। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए अगला बताइए मुझे। लिखा है कौन सी ऐसी मिट्टी है किस मृदा को आप सेल्फ कल्टीवेटिंग या सेल्फ प्लव करती है, मतलब वो खुद की ही जुताई कर लेती है। ऐसी मिट्टी कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी के बारे में ये फैक्ट पढ़ा जाता है, राइट। काली मिट्टी ऐसी है जिसको पानी पिलाने पर वो जो है वो चिपचिपी हो जाती है, उसमें मॉइस्चर मिलने पर चिपचिपी, और नहीं तो सूखने पर दरार पड़ जाती है। इसका आंसर ब्लैक सॉइल हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आइए। लेकिन अब सॉइल के जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट क्लियर है, तो अब हम क्लाइमेट पे पहुंच जाएंगे, है ना, क्योंकि सॉइल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने मिलेंगे नहीं। चलो और बातें कर लेते हैं सॉइल की, जैसे इसको हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग क्लाइमेट के क्वेश्चन पर हेडिंग डाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हटाओ इसको। चलो अब हम सॉइल की कुछ बातें करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, अबाउट सॉइल। यहां पर आपको मुझे बताना है जो मेन कुछ बातें, 2-3-4 बातें और ज्यादा आप ऐड कर सकते हैं सॉइल के बारे में, वो क्या होगी कि आप मुझे बताइए काली मिट्टी के और क्या क्या नाम हैं। तो काली मिट्टी के नाम कई बार आपसे पूछे जाते हैं, तो आप याद रखें काली मिट्टी को, है ना, ब्लैक सॉइल जो है इसको आप क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल को आप कहते हैं पहले तो कॉटन सॉइल, या इसको आप कहते हैं कपासी मिट्टी, कहते हैं कपासी मृदा कह देते हैं, या फिर आप इसको कह देते हैं चेरनोजम। एक इंपॉर्टेंट ये है यहां पर कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो चेरनोजम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। चेरनोजम सॉइल मिट्टी बनती कैसे है, तो जहां पर अभी फैक्ट जितने देखे उसमें आपको ना बेसाल्ट रॉक दिखाई दिया, है ना, तो अच्छा रेगुर मिट्टी भी कहते हैं इसे, ये भी बात है, एक नाम और भी रेगुर मृदा भी कहा जाता है। रेगुर मृदा तो पेपर में पहले भी आ चुका है कि रेगुर मृदा के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, तो काली मिट्टी को जानते हैं। ये मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों से बनी है, बेसाल्ट याद रखें। साथ में आप यहां पर याद रखेंगे वॉल्केनिक एक्टिविटी, मतलब जो ज्वालामुखी वाला ऑप्शन आपको बार बार दिखाया जा रहा था, आपको कंफ्यूज किया जा रहा था, वो ज्वालामुखी वाला इसलिए किया जा रहा था कि वो ब्लैक सॉइल का आंसर है, वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार की वजह से ये बनती है। फिर आप और ध्यान रखें इसके बारे में कि ये मिट्टी जो है इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक है, ठीक है। इस मिट्टी में मेनली अगर हम बात करें तो एक कपास और सोयाबीन और गेहूं, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, गेहूं और मूंगफली, ये जो फसल है बहुत ज्यादा होती है। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि सोयाबीन की पैदावार के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त मिट्टी या सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है, तो वो काली मिट्टी में सोयाबीन बहुत होते हैं, मूंगफली और क्या कहा, गेहूं, ठीक है। इस और भी फसल हो जाती है वैसे, लेकिन इनका उत्पादन जो है, इनका जो फर्टिलाइजेशन जो है, इनका प्रोडक्शन जो ज्यादा होता है, ठीक है, क्लियर। और सबसे ज्यादा क्षेत्र पे है, ये तो बात आपको पता ही है। बाकी जो आपकी सॉइल्स हैं उनके बारे में और याद रखें। पीएच वैल्यू बताइए, चलिए आप, मैंने अभी आपको कहा था कि पीएच वैल्यू चाहिए मुझे, इसका पीएच, काली मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होता है बताइए। और काली मिट्टी का जब पीएच वैल्यू पता चल जाएगा तो हम यहां से बता देंगे कि इस मिट्टी का जो है वो नेचर किस प्रकार का है, ये मिट्टी जो है किस प्रकार के नेचर की मिट्टी है, ये बताइए। वेरी गुड, 7.5 से 8.5, आपको बताया था 7.52, आप 8.5 याद रखेंगे, और इस हिसाब से आप इसका आंसर कर पाएंगे कि इसका जो प्रकृति है, इस मिट्टी का जो नेचर है वो क्षारीय या बेसिक नेचर की है ना। ये जो मृदा होती है वो क्षारीय, या आप कहेंगे कि ये जो बेसिक नेचर की मृदा है, ठीक है, क्लियर। बस ये बात हो गई। उदासीन नहीं,
सात के ऊपर वाली चीज बेसिक में जाएंगी, सात से नीचे वाली जो है वो अम्लीय में आएंगी, ये क्षारीय मृदा की कैटेगरी। आप ये जरूर बोल सकते हैं कि स्लाइटली, हाँ उदासीन जो है वो एलुवियल सॉइल है, ठीक है। चलिए, जैसा आपको ब्लैक सॉइल के लिए लिखा गया है, ऐसे ही आप अपनी बाकी चार और मिट्टी के बारे में कुछ फैक्ट लिखकर यहाँ पर रखें। मैक्सिमम एरिया पर है तो वो लिख लीजिए, उनमें भी 3 क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा साधारण काली मिलती है, वो भी ऐड कर ले, राइट। चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे सेक्शन पे, जिसका नाम है हमारा आपका क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मैं यहां पर ऐड कर देता हूं क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये हमको पढ़ना है आज, हम इसको कर लेते हैं क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। क्योंकि इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन यहां करवा देता हूं, और फिर उसके बाद जो बचेंगे वो और मैं आप पे रिवर रेनफॉल वगैरह के जो क्वेश्चन हैं वो और लेकर और आपको ये टॉपिक भी कंप्लीट करवा दूंगा और नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूं। अगर मैं किसी दिन आपको ये नहीं बताता हूं बाय चांस कि आपका नेक्स्ट टॉपिक का सिलेबस क्या है या किसका आपका अभ्यास सेशन होने वाला है, तो आप बाय डिफॉल्ट समझे कि उसके अगले वाले 2-3 टॉपिक जो है आपके वो लेकर चलना है आपको, ठीक है। आप अगर नहीं मिलता है मेरी तरफ से आंसर तो कंफ्यूज ना हो। चलो, इसका आंसर क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बड़ा आसान सा इसका आंसर है, मध्य प्रदेश में जो है, क्या मध्य प्रदेश में ठंडी जलवायु मिलेगी? बिल्कुल नहीं, हम ठंडे प्रदेश में रहते ही नहीं, हम तो कर्क रेखा वाले लोग हैं, ठीक है। क्या मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु? यस, यही करेक्ट आंसर है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कई बार आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में ये पूरी लाइन पढ़ें एक साथ। क्या लिखा है? उष्ण कटिबंधीय, फिर लिखा है मानसूनी, है ना। तो ये दोनों वर्ड अलग अलग भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं। शुष्क ड्राई बिल्कुल नहीं है, गर्म और शुष्क बिल्कुल नहीं, ठीक है। ना ठंडी है, ना ज्यादा गर्म है, ना शुष्क है। अगले प्रश्न पर आइए, बताइए अगला क्वेश्चन क्या है। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा जाता है कि किस थर्मल रीजन के अंतर्गत मध्य प्रदेश आएगा। क्या ये माइक्रो थर्मल है, सूक्ष्म तापीय? क्या ये अति तापीय के अंतर आता है? क्या मध्य तापीय के अंतर आता है? क्या ये उपरोक्त में से कोई नहीं के अंदर आता है? याद रखना, ये अति तापीय के अंदर आता है। उसका रीजन मैं बता रहा हूं आपको। इसका करेक्ट आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अति तापीय, यानी कि हाइपर थर्मल। क्या कारण है सर हाइपर थर्मल का? अभी तो हमने पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखते तो आपको यहां पर गर्म और शुष्क दिख रहा है, यहाँ शुष्क दिखाई दे रहा है, ठंडी दिखाई दे रहा है, लेकिन बी ऑप्शन बहुत ज्यादा एक्यूरेटली करेक्ट आंसर है। मैंने हमेशा बोला है कि जो आंसर ज्यादा करेक्ट होता है उसको पिक किया जाता है। जब आप थर्मल रीजन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र अति तापीय वर्ग या रीजन के अंतर्गत आता है। क्या रीजन देते हैं हम इसके पीछे? तो याद रखना, इसके पीछे का जो रीजन दिया जाता है वो दिया जाता है कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण। कर्क रेखा जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर मध्य प्रदेश आता है, इस वजह से, है ना। या कर्क रेखा मध्य प्रदेश पर के बीचों बीच से निकलती है, कर्क रेखा पर स्थिति के कारण, ऐसा लिखते हैं। मध्य प्रदेश का कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश का कर्क रेखा पर स्थित होना इसका कारण है ना। याद रखें, क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पर जब सीधी परपेंडिकुलर आपकी सन रेज गिरती हैं तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। चलिए, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न पर। पूछा जा रहा है, बेसिक क्वेश्चन है, रेनफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की मानसून से होती है? क्या वो दक्षिण पूर्वी मानसून है? क्या दक्षिण मानसून है? क्या वो दक्षिण पश्चिम है? क्या वो सभी प्रकार के मानसून है? बताइए तो जरा। आपका आंसर ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, ऐसा क्यों? ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। साउथ वेस्ट जो है ना, आपको मैंने ये डायरेक्शन बनाकर क्लास में समझाया है कि कैसे आप डायरेक्शन देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और मध्य प्रदेश में जब आप रेनफॉल की बात करते हैं तो रेनफॉल में भी ये याद रखें कि मध्य प्रदेश का साउथ वेस्ट मानसून जिसको आप कहते हैं, ये आपका कहां से आता है? ये आता है आपका अरेबियन सी से, अरब की खाड़ी से, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बारिश जो होती है वो कहां से होती है? अरब की खाड़ी से होती है। और लगभग आप कहेंगे कि सर लगभग 75% या 75 से 80% जो बारिश होती है वो हमारी कहां से हो जाती है? अरेबियन सी की ब्रांच से हो जाती है। और रिमेनिंग जो आपका 20 से 25% है, 20-25% जो है, ये बारिश लगभग आपकी कहां से होती है? तो ये होती है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। ये आपको पहले रेनफॉल में ये बात ध्यान रखना पड़ेगी, मध्य प्रदेश के रेनी सीजन में यहां से पानी आता है।
ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन का आंसर करें। पूछा गया है मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? एवरेज एनुअल रेनफॉल के बारे में पूछा गया है। क्या 50 से 75 सेंटीमीटर है, क्या 75 से 100 सेंटीमीटर है, 100 से 150 के बीच में है, या 100 से 125 के बीच में है? ये क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आंसर आपने सही दिया है, यस। कितनी बारिश होती है मध्य प्रदेश में? गौरव, सी नहीं, डी आंसर करेक्ट होगा। एवरेज पूछा गया है। अब देखो, पुरानी बुक्स वगैरह में जो आंसर में भी आपको 100 से 150 मिल जाए, लेकिन अब वो करेक्ट आंसर नहीं है। रीजन क्या है उसका नहीं होने का? हाँ, बिल्कुल, आप लोगों ने आंसर किया कि मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर पर ईयर आपने एवरेज रेनफॉल लिखा। ठीक, और उसके बाद आपको जब करंट का डेटा मैंने बताया तो मैंने ये भी बताया कि अब जो है रिकॉर्डेड 102 सेंटीमीटर पर ईयर तक आ गया है। तो रेनफॉल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो अब आप बताइए मुझे, क्या वो 150 टच करेगा? नहीं, अब आपको 100 से 125 वाला जो है ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। इसका डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, पर इजी है, आपको इसका आंसर पता भी होगा। उज्जैन जिले में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? और जब आप बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एकमात्र जंतर मंतर जो है उसका प्लेस भी पूछ लिया जाता है कि जंतर मंतर कहाँ है। तो आपने आंसर तो पहले कर दिया सर, उज्जैन जिले में है। ठीक है, उसके बाद एक और फैक्ट इसी से रिलेटेड आता है जो अभी करंट में आपको पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में एक वैदिक घड़ी इंस्टॉल की गई है। ठीक है, क्या यहाँ पर फैक्ट याद रखें, वैदिक घड़ी है ना। वैदिक घड़ी जो है ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखें। वैदिक घड़ी किस जिले में है, तो कहां पर स्थापित की गई है? तो मैं यहां लिख रहा हूं इंस्टॉल्ड इन उज्जैन। ठीक है, वैदिक घड़ी की जो है स्थापना कहां की गई है, तो वो उज्जैन में। ठीक, चलो, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप मुझे, क्या आंसर है इनका? यस, जंतर मंतर जो बनवाए गए थे वो राजा जयसिंह जी, यानी सवाई जयसिंह जी, जो राजा जयसिंह जी हैं, उनके द्वारा बनवाए गए थे। तो जंतर मंतर जो है ये है। आपके लिए एक होमवर्क टाइप का क्वेश्चन है मेरे लिए, मेरे पास, जो मैंने आपको पहले भी दिया कि जितने जंतर मंतर हैं भारत में, टोटल आपको 5 जंतर मंतर के नाम मिलेंगे। वो 5 जंतर मंतर के प्लेसेस आप जरूर याद रखें। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। बताइए इसका क्या आंसर होगा। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? दी रेनफॉल अकरिंग इन द विंटर सीजन इन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड। यस, इसे क्या कहते हैं हम लोग? मावठा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मावठा। मावट लिखा है, मावठा भी कहते हैं, मावट भी कहते हैं, दोनों बातें मावठा भी है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर है इसका। लू क्या होती है? तो लू होती है जो गर्मी के दिनों में, समर सीजन में जो गर्म हवाएं हैं, जो नॉर्थ मध्य प्रदेश या नॉर्थ इंडिया कहें आप, पूरा नॉर्थ इंडिया की पहचान है, नॉर्थ इंडिया में केवल चलती है, उसे लू कहा जाता है। प्री मानसून क्या है? बारिश, जैसे मध्य प्रदेश में आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश में रेनफॉल जो है वो 15 जून के आसपास शुरू होने वाला है, या रेनी सीजन जो है 15 जून से लगता है, और आजकल की डेट में देखेंगे तो 20-22 जून के बाद ही बारिश स्टार्ट होती है। तो उस समय जो उसके पहले कुछ बारिश हो जाती है उसको प्री मानसून कहते हैं। यूनाला आप सब जानते हैं, अभी आगे आने वाला है, उसको हम पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, यस, माउथा करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको मैंने पूरा यहां लिया हुआ, इसको आप रीड करिए और इसका मुझे आप आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है? अगेन मैं आपको एक बात कहता हूं कि ये जो सही गलत वाले वर्ड जो लिखे रहते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट जो लिखे रहते हैं, ये आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है। एक बार अगर आपने देख भी लिया कि क्या है, उसके बाद भी आप दोबारा देखेंगे कि उसका पूछा क्या गया है हमसे। तो अब आप मुझे इसका आंसर बताइए, क्या पूछा गया है? क्या सर्वाधिक तापांतर मई माह में होता है? दूसरा लिखा है ग्रीष्म ऋतुओं में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। तीसरा लिखा है वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दक्षिण क्षेत्र में रहता है। और चौथा लिखा है एस चंद्रशेखर वेधशाला भोपाल जिले में स्थित है। बताइए कोई मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी इज करेक्ट आंसर। बताइए सही है क्या ये? सी होगा करेक्ट आंसर, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी होगा। ठीक, मैं बताता हूं किस तरीके से। मैं आपको इसका लॉजिक भी बताता हूं, आपको ये कैसे सिलेक्ट करना था।
पहली बात तो ये कि जब आपको मैंने टेम्परेचर वाले फैक्ट पढ़ाए तो वहां मैंने ये तो बता दिया था, आपको कुछ फैक्ट है तो याद भी रखना पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है कि सब लॉजिक ही लग जाएगा तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। पहली बात तो ये मई माह नहीं है, आपको याद होगा वहां पर जब आपको पढ़ाया गया तो मार्च पढ़ाया गया है, ठीक है। अगर ये मार्च होता तो ए विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं वेधशाला की। तो वेधशाला भोपाल में तो है ही नहीं, वेधशाला जो है वो इंदौर में है, ठीक है। अब एक वेधशाला इंदौर में है, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक वेधशाला इंदौर में है और मॉडर्न सीजनल ऑब्जर्वेटरी जो आधुनिक ऋतु वेधशाला जो है वो उज्जैन में स्थापित की गई है। तो इसलिए ये डी आंसर भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन और बचते हैं। बी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है यहां पर कि ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। द एवरेज समर टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यार मेरे को एक बात बताओ, ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो टेम्परेचर जो है वो साउथ की तरफ ज्यादा बढ़ता है या नॉर्थ की तरफ ज्यादा बढ़ता है? जब आप देखेंगे कि आपका ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा के ऊपर सूर्य जो है वो परपेंडिकुलर आपकी लाइट डाल रहा है, जो कि 21 जून के आसपास की बात है, ठीक है। अब 21 जून को आप देखोगे तो 21 जून पे सबसे ज्यादा जो गर्मी होगी वो कहां मिलेगी आपको? कर्क रेखा के ऊपर। लेकिन जब आप उसके बाद देखोगे तो आपको वापस किधर जाता हुआ दिखाई देगा? वो दक्षिण की तरफ दिखाई देगा। तो आप ध्यान रखें कि ग्रीष्म ऋतु में जो है वो औसत तापमान दक्षिण की तरफ बढ़ता है, क्योंकि दक्षिण में सन का मूवमेंट चलता है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर यानी कि एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस जो है, वेरिएशन जो है वो दक्षिण क्षेत्र में मिलता है। ये आपको ज्यादा सही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? चलो, तो इसका आंसर आप याद रखें कि जब आपसे ये पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा डी आंसर। सॉरी, डी नहीं, अरे इसमें तो ये हो जाएगा ना सी। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका मैं दूसरा लॉजिक भी दे सकता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। देखो, आप मुझे बताइए, जब आपने पढ़ा मालवा को, किसको पढ़ा? मालवा। तो मालवा को आप क्या कहते हैं? मालवा जो है वो सम जलवायु क्षेत्र है। मालवा कैसा है? सम जलवायु क्षेत्र, ठीक है। मालवा सम जलवायु क्षेत्र है, ये बात समझ में आती है, यानी कि यहां पर ना ज्यादा ठंड होगी ना ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो विषम जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वो बताइए आप। विषम जलवायु मतलब जहां पर ऑड क्लाइमेट आपको मिलता है, जहां पर गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी है और ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा, यस, टू हॉट टू कोल्ड रीजन, नदर्न रीजन, नदर्न रीजन। तो जब आप देखते हैं कि अगर आप गर्मी के दिनों में जाते हैं, ठंड के दिनों में सबसे ज्यादा ठंडा प्रदेश कौन सा हो जाएगा आपका? नॉर्थ वाला। और सबसे ज्यादा अगर आप हॉट प्लेस देखेंगे या हॉटेस्ट प्लेस देखेंगे मध्य प्रदेश का, तो वो भी कौन सा मिलेगा आपको? नॉर्थ। तो क्या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर में ये कर सकता हूं मैं कि जब तापमान की बात की जाए, तापमान की बात की जाए, ठंड में तापमान टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और जब गर्मी की बात करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो जब गर्मी आएगी तो टेम्परेचर कहां बढ़ेगा? नॉर्थ में बढ़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस लॉजिक के साथ इसका आंसर आप कर सकते थे, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। और आप देखेंगे कि दक्षिण वाला क्षेत्र जो है, जो आपके सतपुड़ा और नर्मदा के आसपास वाला क्षेत्र आता है, वहां पर इतना डिफरेंस नहीं आएगा, वार्षिक तापांतर में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखें, आपके लिए ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। ये बताइए, ये मैंने आपको बात बात में अभी इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, ठीक है। सबसे ज्यादा किरणें, अब इसका बेसिक आंसर है सबसे ज्यादा किरणें कब प्राप्त होती हैं सूर्य की? तो आप बताइए 22 मार्च को होगी, 21 जून को होगी, 23 सितंबर को होगी या 22 दिसंबर को होगी? और ये मध्य प्रदेश में पूछी जा रही है आपसे। तो मध्य प्रदेश में तो एक ही बेसिक आंसर है सर, जब जिस दिन कर्क रेखा के ऊपर ये सूर्य लंबवत हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंसर करेंगे। ये लिखा हुआ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया या जो आपसे मैंने एक फैक्ट शेयर किया, उसका आंसर यहां लिखा है। उज्जैन जिले के डोंगला में स्थित अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है? हालांकि आज जब ये देखेंगे ये क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा कि ये नया है। नहीं अर्पित, नहीं, इसका आंसर डी नहीं होगा। चलिए और आंसर बताइए जरा मुझे इसका, बताइए किन के नाम पर रखा गया है?
अरे यार आप कैसे आंसर कर रहे हो, मुझे बताओ। अभी मैंने आपको कहा चंद्रशेखर की जो आपकी ऋतु वेधशाला वो इंदौर में, फिर आप इंदौर क्यों आंसर कर रहे हैं? ऊपर बताया ना क्वेश्चन में कि उज्जैन पूछा है, क्वेश्चन भी मैं ही रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी मैं ही आपको समझा रहा हूँ, फिर भी आप गलत आंसर कर रहे हो। ये कोई बात होती है क्या यार? बहुत गलत बात है ये, पता है। आप सोचिए कि आपको एग्जाम में खुद को क्वेश्चन पढ़ना है। ये सेशन ऐसे ही नहीं चलाया जा रहा है कि बस अभ्यास सेशन है सर आप हमें प्रैक्टिस करवाइए, नहीं। ये आप सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपको, अगर आपका कंटेंट रेडी है तो आपके सिलेक्शन की तरफ ले जाने में। देखो आप डेली हो रहा है, हर स्टूडेंट 2 क्वेश्चन के आंसर गलत कर रहा है, जो कि बहुत लॉजिकल आंसर है, बहुत सिली मिस्टेक्स हो रही है। आप इनको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि आपको पहले बताया जा रहा है कि किससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक आंसर। अभी मैंने बताया कि चंद्रशेखर की वेधशाला जो, अच्छा चलो प्रूफ भी दे देते हैं, ये रहा चंद्रशेखर वेधशाला भोपाल में जिले में, तो काट दिया ना, या इंदौर लिखवाया था, फिर आप ये आंसर कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात कि जब आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की, तो एक बहुत फेमस आपके पुरुष आते हैं, महापुरुष होते हैं, वराह मिहिर। ठीक है, तो ये वराह मिहिर जी जो है खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजर थे, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि आपकी मॉडर्न सीजनल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आज के बाद याद रखें, वराह मिहिर जी के नाम पर उज्जैन में है, चंद्रशेखर जी के नाम पर इंदौर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। फाइयान के बारे में पूछा गया है, फाइयान ने किस किस जगह की आपकी जो है जलवायु को आइडियल क्लाइमेट कहा है, या सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसको कहा है? क्या वो मालवा के पठार की है, क्या वो नर्मदा वैली की है, क्या वो सतपुड़ा विंध्याचल की है, या उत्तर का मैदान? बहुत बेसिक आंसर है ना। फाइयान जब यहाँ आए, धार वाले क्षेत्र में आए, उज्जैन वाले क्षेत्र में आए, तो उन्होंने देखा कि मालवा वाले क्षेत्र में कुछ समय यहाँ रुके, उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। चलिए, आइसोक्लाइमेटिक जोन कहते हैं, याद रखना, मालवा के क्लाइमेट को कहते हैं आइसोक्लाइमेटिक जोन, है ना, आइसोक्लाइमेटिक जोन। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में मैं बात कर रहा था, आपको मुझे बताना है कि मध्य प्रदेश में यूनाला बोला जाता है, चौमासा बोला जाता है, सियाला बोला जाता है। अब ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, बट एक ही में मैंने मर्ज कर दिए हैं। आप बताइए इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ये यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है? क्या ये नदियों के नाम है, क्या ये तालाबों के नाम है, क्या ये झरनों के नाम है, या ये स्थानीय ऋतु है, मतलब जो लोकल लेवल पर हम लोग सीजन्स के जो नाम रख देते हैं वो है? तो हर स्टूडेंट इसका आंसर इजीली बता सकता है कि सर ये तो हमारे यहाँ की स्थानीय ऋतु है, या जो सीजन्स हैं, लोकल सीजन्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो जब आप इनका आंसर कर सकते हैं, तो आप मुझे अब आंसर बताएंगे इसके, यूनाला यानी क्या, सियाला यानी क्या? यूनाला है ना, सियाला, ठीक है, चौमासा। और एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, मावठा, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका एक नाम और है, तो मैं बता देता हूं। चलिए बताइए, यूनाला यानी कौन सा समय, कौन सा सीजन? सियाला विंटर को बोलते हैं, चलो ठीक है, लिख दिया। और बताइए, ये विंटर सीजन हो गया आपका सियाला। यूनाला मतलब क्या हो गया, चलिए मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। यूनाला मतलब आपका समर सीजन हो जाएगा, ठीक है। और आपका सियाला, चौमासा का मतलब होता है आपका रेनी सीजन। और अभी आपने बोला कि सर विंटर सीजन में जो हल्की बारिश होती है वो मावठा कहलाती है। और ये जो मावठा है, इस मावठा का आपको एक नाम और देखने को मिलता है, इसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको पता तो है ये, इसे महोट भी कहते हैं, ठीक है, इसे महोट भी कहते हैं, इसका एक नाम और है महोट। ठीक, चलिए, तो ये याद रखें, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। ये सारी लोकल आपकी मध्य प्रदेश की ऋतुएं हैं। अगले प्रश्न पर आइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे मुझे, मध्य प्रदेश में या भारत में ही, पूरे भारत की बात करें, केवल मध्य प्रदेश की क्यों, जो हमारा परंपरा है, हमारा जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कितने प्रकार की सीजन्स मिलती है, बताइए। आदित्य बी तो बिल्कुल आंसर नहीं है, अर्पित 5 भी आंसर नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोगों ने, क्लाइमेट बिल्कुल नहीं पढ़ा ना। मध्य प्रदेश में ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी है, आपको स्पेशली क्लास में मेंशन करवाया यार। 6 प्रकार की मिलती है, कितनी प्रकार की? 6 टाइप की, हाँ या ना? ठीक है, चलो ये देखो, पूरी बातें आपके सामने है। मध्य प्रदेश में 6 प्रकार की ऋतुएं हैं भारतीय परंपरा के अनुसार। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, आपसे नॉर्मली नहीं पूछा गया कि ऋतुएं बताइए, ऋतुएं पूछा जाता है तो 3 करेक्ट आंसर होता है वहां पर।
लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया था भारतीय परंपरा के अनुसार, और ये रही वो सब बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, है ना, सब तो बताया था, हिंदी इंग्लिश में सारी चीजें पढ़ा रखी, फिर भी आप गलत कर रहे हो, बताओ। समझ गए हो? आज आज के सेशन में जो आपसे गलतियां हो रही है, इंडिकेट करता है कि आपको कितने रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक, बढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मध्य प्रदेश में सेकेंड समर, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में सेकेंड समर के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। सेकेंड समर कब कब, यहां पर आपसे पूछा गया है टाइम पीरियड, कौन से टाइम पीरियड में, आप सितंबर अक्टूबर कहेंगे, जनवरी फरवरी कहेंगे, दिसंबर जनवरी कहेंगे, या नन ऑफ द अबव। यस, आप आंसर कहेंगे सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर वो सीजन है जब आपका रेनी सीजन समाप्त हो जाता है, रेनी सीजन आपका खत्म हो जाता है ना, वर्षा ऋतु खत्म होती है, और उसके बाद हल्की सी मध्य प्रदेश में आपको कुछ समय के लिए, एक आध महीने के लिए गर्मी लगने लगती है, और वही समय आपका कहलाता है यहाँ पर सेकेंड समर। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, पूरा देखिए, इसको पढ़िए। लिखा है सत्य कथन, अगेन यहां पर देखें, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, क्या यह बात बिल्कुल सही है? यस, ये बात बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, अभी हमने पढ़ भी लिया। दूसरा लिखा है राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में है। यस, सीजनल ऑब्जर्वेटरी की जब बात की जाती है तो वो इंदौर में मिलती है। और लिखा है कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है। अब आप मुझे इसका आंसर बताएं, इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? यस, इसके सभी आंसर करेक्ट हैं। मध्य प्रदेश में ये तीनों चीजें जो हैं वो सही लिखी है। सीजनल ऑब्जर्वेटरी इंदौर में मिलेगी आपको। आप बात करेंगे अधिकांश वर्षा साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट आपके मानसून से होती है, और समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट रीजन यहां पर आपको मिलता है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पूछा गया है कि जब आपके सूर्य का दक्षिणायन होता है, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जब सन जो है वो साउथवर्ड मूवमेंट करता है, अर्थ के इस दक्षिण वाले साउथ हेमिस्फीयर में जब जाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर में जब जाता है, तो आप लोगों को यहां मुझे बताना है, आप लोगों को मुझे यहां बताना है कि बताइए हमारे क्लाइमेट में क्या चेंज आएगा। मैं थोड़ा सा आपको अर्थ की लोकेशन बनाकर बता देता हूं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, तो यह प्रश्न आपसे क्या उम्मीद करता है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, और ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। सन जो है वो कहां जा रहा है, तो वो नॉर्थ से साउथ में जा रहा है। दक्षिणायन होने का मतलब ये डिक्रीज कह रहे हैं, तो आपके जलवायु में परिवर्तन होता है, तापमान की कमी। वेरी गुड, जो भी आंसर बताया है आपने बिल्कुल सही, तापमान में कमी होगी, करेक्ट आंसर है। जब आपका सन जो है साउथ में जाएगा, तो आपके नॉर्थ से सन की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट कम हो जाती है, और वहां पर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। राइट, अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट लिखा है वर्षा की परिवर्तनीयता क्या कहलाती है? द रेनफॉल वेरिएबिलिटी रिफर्स टू, हम किसे कहेंगे कि रेनफॉल में वेरिएशन हो रहा है? एक मिनट, हाँ, ठंड होगा क्या बोल रहे हो आप? सही तो है, तापमान में कमी यानी कि ठंड होगी, बिल्कुल, जब दक्षिण में जाएगा सूर्य तो हमारे यहाँ क्या होगा, ठंड होगी, बिल्कुल करेक्ट है। चलो, इसका आंसर बताओ। लिखा है वर्षा की परिवर्तनीयता, औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा होना, पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होना, मैदानी क्षेत्रों पर अधिक वर्षा होना, या वर्षा के साथ ओलावृष्टि होना। यस, आप लोगों ने करेक्ट आंसर किया है कि हम लोग वेरिएशन किसे कहते हैं, कि जब एवरेज से कम या ज्यादा आपको रेनफॉल देखने को मिले, जब एवरेज से कम ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है तो वो कहलाता है आपका वेरिएबिलिटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अब इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग। ये मैं आपको दो अलग अलग सेक्शन में पढ़ा चुका हूं, आपको मैंने क्लाइमेट में भी ये चीज पढ़ाई, और यही मैंने आपको एग्रीकल्चर में भी पूरे हिंट के साथ में याद करवाया था कि भाई साहब इसका आंसर आप याद करें। वेरी गुड। जब आपसे कृषि जलवायु यानी कि एग्रो क्लाइमेट
चलो, हाँ तो अब बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो है आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और अगले सेशन का जो टॉपिक होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ बताइए बताइए, बोलिए, सुन रहा हूँ। जल्दी बोलिए। हाँ बिल्कुल। है ना, मिड उसमें कर दीजिए, 2 एक दिन बाद भर देना, कोई ऐसा इतनी जल्दी भी नहीं है, बट ठीक है, भर सकते हो। अगर आज फिल करना है आपको तो कर दो, ठीक। बाकी हम लोग व्हाट्सएप पे अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको वो होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, अगर आज आप कर सकते हैं तो कर देना। क्लियर। चलिए, थैंक यू थैंक यू।